नमस्कार दोस्तों। तो ये जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज नंबर 5 है और इसमें पॉलिटी के प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत परिषद का गठन कब किया गया? तो भारत परिषद का गठन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। अच्छा, ये भी कभी कभी पूछा जा चुका है कि भारत परिषद की समाप्ति कब हुई है। तो याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 थी उसके तहत भारत परिषद की समाप्ति हुई थी, जबकि इसका गठन कब हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1858 में हुआ था, यानी कि 1857 क्रांति के बाद। कुछ अनफैक्ट हैं जो देख लेते हैं। जैसे एक विकल्प था चार्टर एक्ट 1833। तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का पहली बार जो अधिकार मिला है वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही मिला है। तो दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट ये है कि भारतीय विधानसभा परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति पहली बार कब मिला था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में मिला था, यानी 1892 में मिला था। और एक लास्ट फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है कि केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय कब हुआ था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। इसमें और कई बार ये रिपीट होगा, तो आप देखते रहिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला कथन है, केंद्र में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। तो आपको याद होगा कि केंद्र में द्वैध शासन की समाप्ति नहीं, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत ही भारत शासन अधिनियम 1935 से होता है। तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है, इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। तो ये सही है कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 था उसमें एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। तो केवल 2 यानी कि विकल्प बी सही हो गया। अच्छा, भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित कुछ और बातें हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि भारत परिषद का अंत हो गया था 1935 में, जबकि इसकी गठन कब हुई थी? भारत परिषद का गठन हुआ था 1858 का भारत परिषद अधिनियम जो था। दूसरा फैक्ट है, संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही हुई है। आरबीआई की स्थापना भी हुई है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। उसके बाद बर्मा को अलग कर दिया गया भारत से, फिर बरार को मध्य प्रांत में मिला दिया गया था। तो ये सब 4-5 फैक्ट है जो मैंने एक शॉर्ट रिवीजन कराने की कोशिश की। तीसरा, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, फिर से 1919 वाला आ गया। तो पहला कथन है कि इस समय वाइसराय मॉन्टेग्यू थे। तो आपको याद आ ही रहा होगा कि मॉन्टेग्यू उस समय वाइसराय नहीं बल्कि भारत सचिव थे वो, जबकि वाइसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन, इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। तो ये कथन सही है कि अधिनियम के तहत जो 1919 का अधिनियम था, लंदन में भारत उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया था। अच्छा, पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो केवल एक सही नहीं है, बाकी दूसरा तो सही था, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1919 से संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 1 में कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी कैसे? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही हुई थी। दूसरा इससे संबंधित एक फैक्ट है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। तो ये 2 जुड़े हुए फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको याद आ रहा होगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया, यानी 61 में किया गया है। खैर, तो महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा के निर्वाचित सांसद तो भाग लेते हैं और निर्वाचक मंडल में भी होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सांसद भी भाग लेते हैं और उसमें महाभियोग में भी शामिल होते हैं। लेकिन राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधानसभाएं सिर्फ और सिर्फ निर्वाचक मंडल में होते हैं, लेकिन ये महाभियोग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा कहा गया है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि शपथ और प्रतिज्ञान कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 60 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान की बात करता है। 61 तो महाभियोग अभी चर्चा कर ही लिया हमने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 72 में वर्णित है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए विवाद होता है निर्वाचित से संबंधित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का, तो इसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो याद रखना है।
चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ राष्ट्रपति का चुनाव अवैध है, तो जब तक वो अवैध कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, उससे पहले अगर राष्ट्रपति जो काम किया है, जो भी साइन किए हैं, जो भी काम किए हैं, तो क्या वो भी अवैध हो जाएगा, हाँ या ना? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे आपने स्लाइड अगर देखा होगा तो आपको हिंट मिल गया होगा, वहाँ पर मैंने लिख रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी विषयक कानून जो है 10वीं अनुसूची में इसके बारे में कहा गया है। और जब भी 10वीं अनुसूची की बात आए तो दो संविधान संशोधन याद आना चाहिए, एक 52 एक 61। क्या है इन दोनों में? तो 52 जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसी के तहत ये 10वीं अनुसूची लाया गया है। और फिर इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और उसी समय 61 संविधान संशोधन हुआ था, मतलब कि उसी समय कहने मतलब 2-3 साल बाद, शायद 1988 में। 1988 में क्या हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत क्या किया गया, जिसके तहत ये किया गया कि जो वोट डालने का उम्र अभी जो 18 वर्ष आप देख रहे हैं, वो पहले 21 वर्ष था, तो 61वें संविधान संशोधन के तहत ही 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये हो गया 10वीं अनुसूची से संबंधित। अच्छा, जो अन्य अनुसूची है उससे संबंधित जो याद आ रहा है, जो मैंने नोट करके रखे हैं, मैं एक बार बोल देता हूँ। जैसे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की बात की गई है। 9वीं अनुसूची के बारे में आपको याद आ ही रहा होगा कि जो पहला जो संविधान संशोधन हुआ वो 1951 में, उसके तहत ही 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था संविधान में। और दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 10 तक हो गया है, नहीं 5 तक हुआ है, अभी इधर वाला देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटिश प्रणाली में, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली नहीं है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की जो बात है वो भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित है? तो यूएसए के संविधान से प्रेरित है। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो संविधान में संशोधन की अगर बात है तो यह तो लोकसभा में लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है, जबकि हमें पता ही है कि राज्य विधानमंडल को यह अधिकार नहीं होता है कि वो संविधान में संशोधन कर दे। तो 1 और 2 यानी कि विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। संशोधन से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या ज्वाइंट सेशन जो होता है, संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत, तो क्या संविधान संशोधन में लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है। ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त बैठक की जो बात है 108 में, वो सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में लाया जा सकता है, ना ही संविधान संशोधन विधेयक में और ना ही धन विधेयक में लाया जा सकता है। तो ये तो हो गया। अच्छा, किस में है संशोधन की बात, ये भी याद रखिएगा, 108 में है। ये कौन से देश के संविधान से प्रेरित है? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है और ये 3 तरीके से होता है, तो ये बातें भी याद रखनी है। 9 नंबर क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ की गई, तो ये तो पता ही होगा कि राजस्थान का जो नागौर जिला है वहीं से 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। उसमें प्रथम प्रधानमंत्री ही नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, शायद नहीं, कंफर्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा, अच्छा इससे संबंधित कुछ बात देख लेते हैं। जैसे अच्छा क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि दूसरा कौन सा राज्य था जहाँ पर पंचायती राज स्थापित हुआ? तो देखिए 2 अक्टूबर को नागौर में हुआ था, तो अभी इसके 9 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर 1959 में ही आंध्र प्रदेश में हो गया था। दूसरा राज्य इस तरह से आंध्र प्रदेश में हो गया, ठीक है। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। जैसे कि भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बात कही गई है। अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 11 में 28 विषय के साथ, 28 है ना, कितने विषय हैं, 28 विषयों के साथ बताया गया कि पंचायती राज है। तो अनुसूची पूछे तो 11, भाग पूछे तो 9। अच्छा, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसे कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है, ये भी बात याद रखने योग्य है। एक क्वेश्चन और मेरे मन में याद आ रहा है कि पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अप्रैल का कोई दिन है, बताना है आपको, हिंट दे दिया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, तो ये कथन तो सही है। वो संसद के सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद का हिस्सा होता है वो।
और ये 79 आर्टिकल में कहा गया है। अच्छा, दूसरा कथन क्या है, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति और दोनों सदन मिलकर के संसद का निर्माण होता है और इसकी चर्चा 79 आर्टिकल 79 में की गई है। ठीक है। अच्छा, जब आर्टिकल 79 होता है तो जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि जब भी 79 की बात हो तो 80, 81 और 52 याद रखना चाहिए। क्यों कहा था? क्योंकि 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है, 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है और 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। तो इससे क्या हुआ कि चारों आर्टिकल एक साथ याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित आदर्शों के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे जिस जिस क्रम में है उस तरह से बताना है। तो देखिए, इसका आंसर तो है कि सबसे पहले न्याय की बात की गई है और 3 प्रकार के न्याय हैं। अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूँ कि न्याय की बात की गई है, उसके बाद क्रम आता है किसका, उसके बाद क्रम आता है स्वतंत्रता का और तीसरा क्रम आता है समता का और लास्ट में क्रम आता है बंधुत्व का। तो इस हिसाब से विकल्प डी है। ये तो आप आसान से पहचान लेंगे अगर आपने पढ़ भी रखा होगा प्रस्तावना हम भारत के लोग वाला। अब इससे संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जा सके हैं, मतलब जा चुके हैं। तो क्या क्या है, जैसे 3 प्रकार की न्याय है। कौन सी न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। फिर ये पूछता है स्वतंत्रता कितने तरह के हैं, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 1 प्रकार का बंधुत्व है। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। अच्छा, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, सूची 1 को 2 से मिलाना है। ये पंचायती राज समितियां हैं और उससे संबंधित बातें। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आई थी, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। तो 1 का तो 2 हो जाता है और 1 का 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए यहीं पर एलिमिनेट होकर के विकल्प सी इसका आंसर हो जाता है। तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे यहाँ पे। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी और द्विस्तरीय पद्धति जो पंचायती राज की है उसके बारे में इन्होंने सिफारिश किया था। अच्छा, फिर एम एल सिंघवी समिति का इसलिए ख्याति है क्योंकि 1986 में तो आई थी और संवैधानिक दर्जा देने की बात इसने ही कहा था सबसे पहले, एम एल सिंघवी समिति ने। तो ये डेट इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्रम में बता देता है लगाने के लिए कि कौन सा पहले समिति आया कौन सा बाद में आया, इसलिए एम एल सिंघवी समिति 1986 में। जीवी के राव समिति 1985 में आई थी और जो लास्ट बच गया प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार की बात, ये जीवी के राव समिति ने ही की थी। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, इस तरह से क्रम में अगर लगाना होता तो क्या कहते हैं, पहले बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति और तीसरे नंबर में जीवी के राव समिति क्योंकि 1985 में आया, उसके बाद फिर एम एल सिंघवी समिति क्योंकि ये 1986 में आया है। अब 13 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो एक साइड लिखा हुआ है लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति होता है। तो 1 का 3 देखिए सिर्फ और सिर्फ सी नंबर ऑप्शन में है, तो यहीं पर एलिमिनेट हो गया, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे। याचिका समिति कार्यकारी समिति होती है और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति जो होती है ये तदर्थ समिति होती है, जबकि विभागीय समितियाँ, स्टैंडिंग समिति को विभागीय समितियाँ कहलाती है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 14 नंबर, वित्त विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त विधेयक का वर्णन तो 117(1) में और 117(2) में किया गया है, ये तो आपको याद ही होगा। तो देखिए देखते हैं, पहला लिखा हुआ है केंद्रीय बजट की प्रस्तुति वे पूर्व में लोकसभा में प्रत्येक वर्ष वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कथन सही, अच्छा पूछ रहा क्या है, सही कि गलत, इसने पूछा है सही क्या है। तो देखिए पहला कथन तो गलत है, गलत तो पूछ ही नहीं रहा है। तो केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के पूर्व में लोकसभा में प्रत्येक वर्ष वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जाता है ऐसा बोल रहा है, तो नहीं, ये गलत है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। तो हाँ, धन विधेयक तो वित्त विधेयक होता है, बस वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है सारा, इसलिए विकल्प बी जो है इसका ये सही है आंसर। 15 नंबर क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो 1975 तक बंधुत्व थे, संप्रभु भी शब्द था, समानता शब्द भी था, लेकिन अखंडता नहीं था। क्यों? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कुछ पॉइंट वाइज बातें कर लेते हैं। जैसे एक बात याद रखना है कि एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसी के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तीसरा ये
कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 प्रकार के समता और 1 प्रकार का बंधुत्व की बात की गई है। अच्छा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। अच्छा, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता कौन कौन से हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया था। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं तो याद रह जाएगा आपको। 16, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है और एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में 1976 में। ये बात अभी हमने चर्चा की थी। विकल्प 20 का सही आंसर है। 17, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत के तहत ये बात जाना जाता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो लोक कल्याण जो है वो उद्देशिका में नहीं है, जबकि समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न भी शब्द है। 19, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो याद रखना है, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो वाद हुआ था उसमें उच्चतम न्यायालय ने ये बात कह दी। हालांकि और भी कई बाद में कहा है, लेकिन जो इसमें विकल्प है उसके हिसाब से मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में ये कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। अच्छा, उद्देशिका से याद आ ही रहा है अभी कि एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है 42वां, जिसके तहत 3 शब्द जोड़ा गया था 1976 में। और भी कुछ बातें देखिए। 20 नंबर, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो B.R. अम्बेडकर ने कहा था संविधान को एक पवित्र दस्तावेज। 21, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसी के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के तहत जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 21 क में इसको जगह दी गई मौलिक अधिकार के तहत। अच्छा, 45 में भी संशोधन हुआ था और 51 क का 11वां नंबर जो संशोधन है, मतलब 11वां नंबर जो मौलिक कर्तव्य है वो भी 86वें संविधान संशोधन के तहत ही आया है। क्या है वैसे 11 नंबर का कर्तव्य, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाएंगे, तो ये माता पिता या उनके संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह स्कूल उनको भेजें शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य। तो पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो याद रखना है। जबकि जो प्रमुख या उप प्रमुख होते हैं पंचायती राज में वो सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, और पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। देखिए 23 फिर से क्वेश्चन आ गया। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति दी थी। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति दी थी 1977 में। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। जबकि त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने दी थी, तो B.R. मेहता ने, बलवंत राय मेहता ने दी थी 1957 में, 20 साल पहले। 2 समिति के बारे में और हमने चर्चा किया था। एक GV.K. राव समिति जो 1985 में आई थी, इन्होंने प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार की बात की थी। और एक M.L. सिंघवी समिति जो 1986 में आई थी, इन्होंने कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये हमने फिर से रिवीजन कर लिया। 24, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप प्रदान करने के लिए किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था 24 अप्रैल को, तो इसी के तहत ये 24 अप्रैल को शायद लागू हुआ था। 1993 में 73वां संविधान संशोधन आया था और इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक रूप दे दिया गया था। ठीक है। अच्छा, 24 अप्रैल मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि, अच्छा अभी मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। अच्छा, रिपन को क्या कहते हैं, रिपन को फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इधर 25, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है। तो 11वीं सूची में वर्णित है। तो मैंने बताया था भाग पूछे तो 9, अनुसूची पूछे तो 11 और 29 विषय की बात की गई है इसमें। अच्छा, फिर क्या है, अच्छा 10वीं अनुसूची एक है। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल वाला, अभी हमने पढ़ा था ना, तो रिवीजन कर लेते हैं। दल बदल विरोधी कानून जो है 10वीं अनुसूची में है। 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था इसको। अच्छा, 13वीं अनुसूची तो है ही नहीं संविधान में, ये तो ऐसे ही विकल्प सिर्फ बना दिया गया है। 12वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय के साथ नगर पंचायत मतलब शहरों में जो लोकल गवर्नेंस होगा उसके बारे में बात किया गया है। 9 का और अनुसूची 12 और 18 विषय है उसमें। जबकि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था 11वीं अनुसूची भाग 9 और 29 विषय।
26 नंबर, इनमें से कौन सा विषय भारतीय राज्य व्यवस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के तहत कौन नहीं आता है? तो भूमि सुधार का क्रियान्वयन आता है, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी आता है, जबकि बी नंबर में जो ऑप्शन है न्यायिक पुनरीक्षण, ये नहीं आता है। न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू तो सुप्रीम कोर्ट का काम है करना, या हाई कोर्ट का। अच्छा, कितने विषय हैं पंचायती राज में? पंचायती राज में 29 विषय हैं, और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, तो भी पढ़ ही लिया था। 27, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि याद रखना है पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची का विषय है। अब नेक्स्ट 28 नंबर, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, याद रखना है। और पंचायती राज सबसे पहला राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। दूसरा राज्य पूछे तो 11 अक्टूबर को 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। अच्छा, 29, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? तो अशोक मेहता संबंधी समिति संबंधित है, क्योंकि 1977 में आया, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। जीवी के राव समिति भी आए 1985 में, और इसने प्रतिनिधित्व के तरीकों में बदलाव की बात की थी। बी आर मेहता समिति भी 1957 में आया और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। इसलिए सी नंबर जो ऑप्शन है संथानम समिति, तो ये इससे संबंधित नहीं है। संथानम समिति की सिफारिश पर तो ही CVC जो क्या नाम है उसका, सतर्कता आयोग का गठन हुआ था 1964 में, 2003 में उसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। 30, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, अभी हमने देखा। इसलिए तो अभी एक क्वेश्चन आया था कि सीमाओं का निर्धारण कौन करता है भाई? तो राज्य विधानमंडल करता है। 31, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो DPSP जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसका जो अनुच्छेद 40 है उसके तहत ये है। तो भाग 9 और अनुसूची 11 और अनुच्छेद 40 ये तीनों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप बताइएगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन गठन होता है ना पंचायती राज व्यवस्था में, तो वो कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 32, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राजस्व बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी है। अब देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, अभी आ भी गया ये। तो आर्टिकल जो 243 यानी 243I जो है, 243I के तहत राज्य वित्त आयोग का बात कहा गया है, और ये एक संवैधानिक संस्था, ये भी याद रखना है। इसी का काम क्या है? इसी का काम है स्थानीय शासन और राज्य सरकार के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मतलब उत्तरदायी होता है ये। 33 नंबर में 2 सूची है, अनुच्छेद और विषय वस्तु, तो उसको मिलाना है। तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात कहा गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात है, और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात है। देख रहे हैं, सब नियुक्ति वाली बात है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75, राज्यपाल की नियुक्ति 155, मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति के से संबंधित कुछ आर्टिकल हमने पढ़े थे ये पहले या दूसरे क्वेश्चन में, तो उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जैसे हमने पढ़ा था कि महाभियोग की बात अनुच्छेद 61 में की गई है, उसके शपथ या प्रतिज्ञान की बात अनुच्छेद 60 में की गई है। कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, तो 72 में है। 52 में तो राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, और 53 में यह कहा गया कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये 53 में कहा गया है। और जो निर्वाचन की रीति होगी अनुच्छेद 55 में कहा गया है। और निर्वाचन की रीति से संबंधित एक चीज़ और याद आया, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है निर्वाचन की रीति, तो विकल्प 20 का सही आंसर है, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने देख लिए। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब निर्वाचन आयोग से संबंधित 2-4 फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला ये कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यही कारण है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि एक दिवस हमने अभी और चर्चा किया है 24 अप्रैल को, जिसमें क्या मनाया जाता है, उसमें मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। ठीक है। अच्छा, दूसरा फैक्ट क्या है? तीसरा फैक्ट, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उसमें रिटायर्ड हो जाएगा, और लेकिन इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 6 वर्ष और 62 वर्ष उसका होता है। ठीक है। 1993 से ये लगातार 3 सदस्यीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, और अनुच्छेद 324 से 329 तक
क्या कहा गया, ये निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है, ठीक है। अच्छा, इसकी नियुक्ति कौन करता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। निर्वाचन आयोग की, चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है। 35 में है, भारत के निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो निर्वाचन आयोग की पदावधि, अब देखिए इस विकल्प के हिसाब से तो सी हो जाएगा, निर्वाचन आयुक्त की पदावधि मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जो चीफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। लेकिन सिर्फ निर्वाचन आयुक्त है यानी इलेक्शन कमीशन की बात है तो ये 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है। तो ये बात याद रखना। लेकिन विकल्प में जिस हिसाब से सेट किया हुआ है उसके हिसाब से सी नंबर ऑप्शन होगा। 36 राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी अवसर पर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, कुछ एक दो मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने नोट करके रखे हैं, आपको बताता हूँ। पहला ये कि क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे पहले ईवीएम कहाँ यूज हुआ था। तो ईवीएम 1982 में पारूल एक विधानसभा है, पारूर केरल में, तो वहीं यूज हुआ था। वैसे अगर पूरे राज्य के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं ईवीएम पर तो ये गोवा राज्य ऐसा, इसका मतलब गोवा राज्य की ख्याति है कि ईवीएम में 1999 में सबसे पहले वहीं का विधानसभा का चुनाव हुआ था पूरी तरह से ईवीएम में। अच्छा, संपूर्ण आम चुनाव ईवीएम की सहायता से कब से शुरू हुआ है। तो 2004 से शुरू हुआ है। वीवीपीएटी, तो वीवीपीएटी जो होता है मतलब ये सिक्योरिटी के लिए कि जिसको वोट डाला गया है उसी को गया है कि नहीं। यदि सबसे पहले जो यूज हुआ है ये नागालैंड में यूज हुआ था। देखिए फिर से बोल देता हूँ जो फैक्ट है ये। अगर ये पूछे कि ईवीएम से सबसे पहली बार कौन से राज्य की विधानसभा का चुनाव हुआ है तो गोवा का हुआ है 99 में। पहली बार कब यूज हुआ है तो पारूर क्षेत्र केरल का हुआ, वहाँ यूज हुआ था 1982 में। फिर ये पूछे कि आम चुनाव में ईवीएम कब से शुरू हुआ तो 2004 से शुरू हुआ है, ठीक है। अब वीवीपीएटी अगर मशीन की बात पूछा जाए तो सबसे पहले नागालैंड में इसकी शुरुआत हुई। 37 में सूची 1 को 2 से मिलाना राजनीतिक दल है और गठन का वर्ष है। तो सीपीआई का गठन 1920 में हुआ था, जबकि सीपीआई से बढ़ करके 1964 में बन गई। एआईडीएमके ये दक्षिण भारत का एक पार्टी है 1972 और तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश की एक पार्टी 1982 में इसका गठन हुआ है। तो विकल्प ए इसके हिसाब से सही है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन इसी से संबंधित है। भारतीय साम्यवादी दल विभाजन 2 दलों में सीपीआई और सीपीएम में किस वर्ष हुआ था। 1964 में हुआ था। हालांकि सीपीआई की स्थापना 1920 में हुई है लेकिन 1964 में सीपीआई से सीपीआईएम निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, ये भी हमने चर्चा कर लिया था। और हमने ये भी देखा था कि संशोधन का जो प्रावधान है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है भारतीय संविधान में। ज्वाइंट सेशन संविधान संशोधन में नहीं किया जाता है 108 के तहत। 3 विधि हैं, एक साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की स्वीकृति द्वारा। 3 तरीके से संविधान संशोधन होता है। 40 नंबर, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत में पारित होना आवश्यक है। तो पता ही है कि संविधान संशोधन विधेयक जो होता है उसमें दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। और एक बात ये भी याद रखना है कि राज्य विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं होती है और ज्वाइंट सेशन भी 108 के तहत नहीं बुलाया जा सकता है संविधान संशोधन के लिए। तो 368 के तहत होता है संविधान संशोधन लेकिन ज्वाइंट सेशन नहीं आएगा यहाँ पर। 41, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। तो मतदाता आयु घटाया गया था, हमने चर्चा किया था ऊपर में ही कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। उसी समय राजीव गांधी की सरकार थी और 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया वोट डालने का उम्र। और मैंने ये भी कहा उस समय आया था दल, वो एक क्वेश्चन था क्या, दल बदल वाला क्वेश्चन था जिसमें 10वीं अनुसूची में वर्णन है दल बदल वाला। तो 52, तो जब भी 61वां आए तो 52 संविधान संशोधन भी याद रखना है जो 1985 में आया था। उसमें 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन 21 वर्ष से 18 वर्ष हो गया वोट डालने का उम्र। 52 संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी कानून लाया गया। अब 42 देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचों के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो केशवानंद भारती जो वाद है 1973 में उसमें स्पष्ट किया है। 43, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। तो 2003 में जो उपलब्ध विकल्प है उसमें से संथाली भाषा को जोड़ी गई थी। फिर भी राजभाषा से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 3 4 फैक्ट है।
सबसे पहला ये कि राजभाषा के बारे में जो वर्णन है संविधान में वो भाग 17 में वर्णन है, ठीक है। 343 से 351 तक राजभाषा के विषय में चर्चा की गई है संविधान में। उसके बाद 22 भाषाओं की बात है अभी तक संविधान में, 22 भाषाओं को दर्ज किया गया है, जबकि मूल रूप से 14 भाषा ही था। अच्छा, 3 संविधान संशोधन हो चुके हैं इसमें, ये भी बात याद रखना है। जैसे हमने कहा था ना कि प्रस्तावना में मात्र एक ही संविधान संशोधन हुआ है 42वां, उसी तरीके से राजभाषा जो भाग 17 है उसमें 3 बार संविधान संशोधन हो चुका है। एक 21वां संविधान संशोधन जिसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन था 1992 में आया। फिर 92वां संविधान संशोधन था जो 2003 में आया है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी भाषा हुई है आप देखिएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण और फैक्ट है, वो ये है कि सबसे पहला जो राजभाषा आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खरे थे, श्री बीजी खरे। तो ये याद रखना है ये बात, सबसे पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री बीजी खरे। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए नोट किया मैंने यहाँ पर। 44, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो संविधान की अनुसूची 6 जो है वो मणिपुर में लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अनुसूची 6 4 राज्यों में लागू होती है। उसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए याद रखिए AMTM, मतलब असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये जो है अनुसूची 6 लागू होता है यहाँ पर, जबकि इसमें मणिपुर नहीं है। तो स्वायत्त जिला परिषद का गठन होता है, याद रखना अनुसूची 6 में। अच्छा, 45, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें आंसर दिया गया है संवैधानिक अधिकार, और उसमें वो विधिक अधिकार माना था। तो इसको थोड़ा आप अपने स्तर पर कन्फर्म हो लीजिएगा कि मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है। 46, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो संविधान में कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीपीएसपी जो है विधायिका का जो काम है उसमें निर्बंधन रोक लगाता है या प्रतिषेध करता है, निर्बंधन लगाता है, ऐसा नहीं है। दूसरा कथन है कार्यपालिका कृत्यों पर निर्बंधन लगाते हैं। तो नहीं, ये दोनों कथन गलत है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। डीपीएसपी की जब बात कर रहे हैं तो डीपीएसपी का स्वरूप पॉजिटिव है, याद रखना है, जबकि निर्बंधन शब्द निगेटिव होता है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भाग 4 में 36 से 51 तक इसकी वर्णन की गई है। 47 नंबर, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा, अनुपूरक प्रश्न के द्वारा, ये तीनों के द्वारा भारत की संसद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। 48, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रतिष्ठापित है। और इससे संबंधित हमने अभी 2-3 फैक्ट बात की थी इसके बारे में। स्वरूप इसका पॉजिटिव है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भाग 4 में 36 से 51 में बात इस बारे में की गई है। 49, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किस में किया गया है। तो यह मूल कर्तव्य में किया गया है। और जब मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं तो हमें 51A याद आना चाहिए। 51A में ही 11 मूल कर्तव्यों की मतलब बात की गई है। भाग 4 क में 11 मूल कर्तव्यों की बात की गई है। भाग पूछे तो भाग 4 क। स्वर्ण सिंह समिति ने हालांकि 8 मूल कर्तव्यों के बारे में सिफारिश की थी, लेकिन अभी फिलहाल में 11 है, ठीक है। 2 संविधान संशोधन भी याद रखना है। एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और दूसरा 86वां संविधान संशोधन भी हुआ है 2002 में, जिसके तहत 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और ये यूएसएसआर के यानी कि रूस के संविधान से प्रेरित है, याद रखना है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है और सबसे तो 30 सदस्य होता है, इसमें से सबसे बड़ी समिति होती है। अच्छा, सदस्यों का चुनाव भी जो होता है प्रत्येक वर्ष हो जाता है और अध्यक्ष इसका स्पीकर द्वारा प्रतिवर्ष मनोनीत किया जाता है। प्राक्कलन समिति के बारे में ये सब सारी बातें थी। 51 भी देख ही लेते हैं। सांसदों को प्राप्त निम्नलिखित में से वह कौन सा उपाय है जो विधिवत निर्धारित नहीं है। तो जो शून्यकाल है वो विधिवत निर्धारित नहीं है। ये तो भारतीय संसद का नवाचार है एक तरीके से। लोकसभा और राज्यसभा की जो प्रक्रिया या संचालित नियम है उसमें शून्यकाल की कोई चर्चा नहीं है, ये भारतीय नवाचार है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 52 से 100 तक। थैंक यू।